नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मनुष्यता ज्ञान में। एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। अक्सर लोगों से पूछा जाता है लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है। शायद लेखपाल पटवारी को शायद ये जानकारी हो, ये मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। बात करेंगे ज़मीन के बारे में, यानी ज़मीन कितने प्रकार की होती है। सिंपल इसको हम समझें तो आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि ऐसी ज़मीन जिस पे हम खेती करते हैं, एक ऐसी ज़मीन जिस पर हम खेती नहीं करते हैं, या प्लॉटिंग की ज़मीन। हालांकि मैं शासकीय हिसाब से बात करूं, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से बात करूं, तो ज़मीन को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसी भूमि जिसे हम लगानी भूमि कहेंगे और एक ऐसी भूमि जिसे हम शासकीय भूमि कहेंगे। ज़मीन मुख्यतः दो प्रकार की, एक हो गई लगानी भूमि, एक हो गई आपकी शासकीय भूमि। अब लगानी भूमि क्या हो गई? जिस पे हम लगान देते हैं, यानी हम जिस पे पनियौना देते हैं, उसमें दो टाइप की हो जाती है। एक हो जाती है पुश्तैनी ज़मीन, एक होती है रजिस्टर्ड ज़मीन। अब पुश्तैनी ज़मीन क्या है? पुश्तैनी ज़मीन ऐसी है कि जो आपके दादा को, यानी दादा की ज़मीन आपके पिता को मिली और आपके पिता की ज़मीन आपको मिली, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी। इसमें आपने किसी प्रकार से ज़मीन को कहीं से खरीदा नहीं है। आपके पूर्वजों की ज़मीन जो है वो पुश्तैनी ज़मीन के अंतर्गत आती है। दूसरी ज़मीन होती है कि रजिस्टर्ड ज़मीन, यानी आपके पिता ने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, तो वो आपके पिता ने कोई ज़मीन खरीदी पैसे से, तो वो उसको रजिस्टर्ड करवाया, उन्होंने रजिस्ट्री करवाई, तो वो आपकी अलग भूमि हो जाती है। तो ये लगान के हिसाब से अगर बात की जाए, जिस पे हम कृषि करते हैं ज़्यादातर, वो होती है आपकी दो प्रकार की, एक पुश्तैनी ज़मीन, दूसरी रजिस्टर्ड ज़मीन। अब शासकीय ज़मीन क्या होती है? शासकीय ज़मीन भी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। देखिए, एक ज़मीन ऐसी है जो आबादी है, यानी आबादी का मतलब हो गया ऐसी ज़मीन जिस पे हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसे खाली पड़ी ज़मीन है जो कि गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ही उस पर अपना काम करती है, ठीक है, यानी किसी का कब्जा नहीं हो, ऐसी ज़मीन वो होती है आबादी की ज़मीन। और ऐसी ज़मीन जो खाली हो और उस पे वन हो, यानी एक होती है पड़त ज़मीन, ठीक है, यानी जो भूमि होती है एक आबादी ज़मीन हो गई। जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन, उस पर कोई कार्य करना है, स्कूल बनाना है, या आप उसमें कोई हॉस्पिटल बनानी है, तो सरकार की जो भी मंशा होता है उस पर काम करती है, वो आबादी की ज़मीन हो गई। दूसरी हो गई आपकी पड़त ज़मीन, जो कि खाली है लेकिन उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते, खाली पड़ी है लेकिन उस पर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। यानी बात की जाए उसमें आपका वन हो गया, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, ऐसी ज़मीन को हम पड़त ज़मीन कहते हैं। अब आबादी ज़मीन भी दो प्रकार की होती है। एक होती है पट्टे की ज़मीन, यानी आबादी के अंतर्गत पट्टे के लिए दी जाती है सरकार द्वारा, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जो कि आप किसी काम को करने के लिए, या तालाब उसमें खुदवा रहे हैं, मछली पालन करना है, या कोई और ऐसा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पट्टे पे ज़मीन दी जाती है, आबादी की ज़मीन जो सरकारी ज़मीन होती है। एक होती है नजूल की ज़मीन, ठीक है। अब नजूल की ज़मीन जो होती है वो होती है आपकी ऐसी ज़मीन जो कि बंजर है, किसी काम की नहीं है, ठीक है। नजूल की ज़मीन बंजर है, उस पर आप कोई भी फसल नहीं उगा सकते हैं, वो किसी काम की ऐसी ज़मीन नहीं है, मतलब काम का आपके नहीं ज़मीन, तो ऐसी ज़मीन को नजूल ज़मीन कहा जाता है। तो मुख्यतः आप दो प्रकार की ज़मीन के बारे में समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ज़मीन कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद कर सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर ज़मीन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक व्यक्ति है सामान्य वर्ग का, एक व्यक्ति है पिछड़े वर्ग का, और एक व्यक्ति है अनुसूचित जाति का, एक व्यक्ति है अनुसूचित जनजाति का। अब इन सबके पास जो है 5-5 बीघा ज़मीन है। चलिए, 5-5 बीघा ज़मीन है, ठीक है, 5-5 बीघा ज़मीन सबके पास है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति है, अब ये ज़मीन खरीदना चाहता है, इसके पास ज़्यादा पैसा है, अब ये पैसे से सोचता है कि मैं ज़मीन खरीद लूँ ताकि हमारे पास 5 बीघा जो ज़मीन है वो और ज़्यादा हमारे पास हो जाए। अब इसके लिए ये जाता है, यहाँ पे सबसे पहले जाता है पिछड़े वर्ग के पास। अब पिछड़ा वर्ग वाला कहता है भाई मेरे पास थोड़ा सा काम है, आप ज़मीन अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। तो क्या गवर्नमेंट कहती है कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति क्या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का ज़मीन का खरीद सकता है? तो जी हाँ, इसको खरीद सकता है। सामान्य वर्ग का व्यक्ति पिछड़े वर्ग की ज़मीन को खरीद सकता है।
तो ये हो गया कि ये तो बेच सकते हैं और ये खरीद सकते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं, अब ये सामान्य वाला व्यक्ति 5 बीघे खरीदने के बाद कहता है कि भाई और हमें अभी ज़मीन चाहिए। अब सामान्य वर्ग के व्यक्ति के पास पैसा ज़्यादा है, अब पिछड़े वर्ग के पास अब ज़मीन नहीं है, 5 बीघे थी जिसने बेच दिया। अब ये जाता है अनुसूचित जनजाति के पास और बोलता भाई पैसे ले लो और ज़मीन हमें दे दो। तो क्या कहता है रूल्स गवर्नमेंट का, तो अनुसूचित जनजाति की जो ज़मीन है यह कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। यानी सामान्य कंडीशन भी है इसकी, देखिए कंडीशन भी है, इसको मैं बताऊंगा आपको। तो सामान्य व्यक्ति का जो व्यक्ति है वो अनुसूचित जनजाति का ज़मीन नहीं खरीद सकता है। अब आगे जाएगा अनुसूचित जनजाति के पास, जिसके पास भी इसका ज़मीन खरीदने का कोई अथॉरिटी नहीं है। इसको अथॉरिटी तब होगी अब इस अनुसूचित जनजाति के पास या अनुसूचित जाति के पास जो ज़मीन है वो आपका 5 हेक्टेयर से अधिक है। तो 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो बेच सकता है, लेकिन ये सामान्य वर्ग के व्यक्ति को तभी बेच पाएगा जब अपने जिला कलेक्टर, यानी जो मालिक होता है डीएम होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो मालिक होता है पूरे उस ज़िले के ज़मीन का। तो जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी तब तक यह व्यक्ति, सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो है वो किसी भी अनुसूचित जनजाति के या अनुसूचित वर्ग के किसी भी व्यक्ति की ज़मीन खरीद सकता है। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डीएम से लेना पड़ेगा अनुमति। जब इसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो, यानी 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है तो यहाँ पर कुछ हिस्सा ज़मीन का ये बेच सकता है, बशर्ते इसको परमिशन लेना पड़ेगा अगर वह सामान्य वर्ग के व्यक्ति को दे रहा है तो। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति है वो अगर चाहे तो यहाँ से सामान्य वर्ग के व्यक्ति से ज़मीन खरीद सकता है और बेच सकता है, लेकिन वही व्यक्ति, पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति जो है अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित वर्ग के किसी भी व्यक्ति का ज़मीन नहीं खरीद सकता है। खरीद सकता है तभी जब उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो और उसके पास परमिशन हो, यानी डीएम का परमिशन होना चाहिए, जिला कलेक्टर अधिकारी का यहाँ पर परमिशन होना चाहिए, क्योंकि जिला कलेक्टर जो होता है वो पूरे ज़िले के ज़मीन जितनी भी होती है उसका मालिक वही होता है। उसके बिना परमिशन के आप उसकी ज़मीन अगर खरीद लेते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है और केस के तहत आपको हर्जाना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे दाखिल खारिज के बारे में। आखिर दाखिल खारिज क्या होती है, तो इसमें हम बात करेंगे पहले। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी ज़मीन है आपकी, ठीक है, अब ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं। अब ए वाला व्यक्ति जो है वो बी से ज़मीन खरीद लेता है और ज़मीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री करा लेता है। रजिस्ट्री कराने के बाद अब इस व्यक्ति को कराना होता है दाखिल खारिज। तो पहले क्या होगा, खारिज होगा उसके बाद दाखिल होगा। यानी जो ज़मीन है उसमें कागज़ में नाम जो ए व्यक्ति ने बी के खरीद लिया है तो खतौनी में बी का नाम यहाँ पे कटेगा और ए का नाम यहाँ पे ऐड होगा, जिसे हम कहते हैं पहले खारिज करेगा उसके बाद दाखिल करेगा। ठीक है, म्यूटेशन कहा जाता है। अब ये कई तरीके की हो सकती है, एक वसीयत की तरह हो सकती है, एक वरासत हो सकती है, एक रजिस्ट्री हो सकती है। वसीयत क्या होती है इसको थोड़ा सा समझिए। वसीयत में वो होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को दे सकता है, वसीयत कर सकता है, चाहे वो अपने बेटे को करे, चाहे अपने किसी रिश्तेदार को कर दे या किसी अन्य पार्टी को भी या अन्य व्यक्ति को कर सकता है। इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं कर सकता है। अगर उसने वसीयत में यह बात कर दी, लिख दी, तो जिस व्यक्ति के नाम वसीयत कर दी तो यहाँ पर उसके नाम वो ज़मीन हो जाएगी। तब तक नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति जीवित होगा, जीवित होने है तब तक नहीं। जैसे मृत्यु होती है वसीयत के अनुसार, अगर उसने रजिस्टर्ड कराई है, वसीयत बनाने के बाद उसने अगर गवर्नमेंट में जाकर रजिस्टर्ड करवाई है तभी इस पर ऐसा कार्य हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वसीयत आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से और वहाँ पे रजिस्टर भी करानी होती है। ऐसे मामला एक हुआ था उत्तराखंड में, एक महिला थी जिसने राहुल गांधी के नाम 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को उसने वसीयत कर दी थी। तो ऐसे ही होता है। वरासत क्या होता है, वरासत की अगर मैं बात करूं तो वरासत होता है कि कोई भी व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, अब उसके मरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो ज़मीन होती है उसके बेटों में बढ़ जाती है, उसके बेटों में, उसकी वाइफ में हिस्सेदारी बढ़ जाती है, जो कि उसको वरासत में यानी उसको मिलता है, उसका अधिकार मिलता है। इसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, इसमें डायरेक्ट ही उसके नाम हो जाएगी ज़मीन। ठीक है, वो रजिस्ट्री क्या होती है, तो रजिस्ट्री आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो उस दौरान यहाँ पे आपको रजिस्ट्री कराने के बाद आपको दाखिल खारिज करानी होती है।
तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।